वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेड 11th के फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। देखो, आप लोग ग्रेड 11th में आए हो तो ये सब्जेक्ट आप लोगों के पास नया सब्जेक्ट है। हालांकि नया सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट की जो बेसिक्स है वो एक्चुअल में पुरानी है, बस नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है। जैसे आप लोग बचपन से स्पोर्ट्स करते हो, योगा करते हो या फिर फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, बचपन से हम करते आ रहे हैं, बट हमने कभी उस चीज को पढ़ा नहीं है। अब 11th ग्रेड में जब फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया तो उसमें अब हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे भी, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, क्या डायमेंशंस होती है, कौन सा प्लेयर कहाँ पे होता है, तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब मैं फिजिकल एजुकेशन की बात करूं तो साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज सभी स्टूडेंट्स फिजिकल एजुकेशन को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, ज्यादातर बच्चे एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों के पास ये एज अ मेन सब्जेक्ट भी होता है, बट बहुत परेशान रहते हो आप लोग कि यार कैसा सब्जेक्ट है, मुश्किल है, इजी है, कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे पढ़े, ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जितना आप लोगों को कंटेंट दूंगा, जितना मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जितना मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आपको सिर्फ ईमानदारी के साथ वो चीज पढ़नी है, समझनी है। फिजिकल एजुकेशन एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप थ्योरी को समझो, जो भी मैं चीजें समझा रहा हूं उस चीज को अच्छे से समझो, एंड उसके बाद आप अपने एग्जाम्स में जब बैठोगे तो आप अपनी लैंग्वेज में इन आंसर्स को पोर्ट्रे कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको बुकिश लैंग्वेज लिखनी है, नहीं, आप अपने तरीके से आंसर्स को मॉडरेट कर सकते हो। बट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है लिखते समय। जैसे मान लो बहुत सिंपल सी चीज वो पूछ ले कि फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो अभी हम पढ़ेंगे भी कि फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। बुक में अलग अलग तरीकों से दी गई है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया कि फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज, तो वो आप अपनी फॉर्म में उन आंसर्स को लिख सकते हो। बेसिकली बहुत सिंपल सी चीजें हैं। तो बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इस पूरे के पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। सबसे पहले आप उसको समझो, क्या लर्निंग आउटकम्स है। लर्निंग आउटकम्स का मतलब है बेटा कि आपको क्या क्या चीजें समझनी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है बेसिकली इस चैप्टर में। अच्छा, ऐसे बड़ा भी होता ही है, ठीक है। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो बहुत सिंपल सी चीज है। हमें सबसे पहले यह समझना है कि फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या है। फिर हम समझेंगे बेटा फिजिकल एजुकेशन का एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एम का मतलब होता है कि फिजिकल एजुकेशन का गोल क्या है, मतलब क्या गोल हम अचीव करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। एंड ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उन गोल्स को अचीव करने के लिए, उस एम को अचीव करने के लिए हम क्या क्या चीजें करते हैं। तो ये हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। फिर उसके बाद चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जैसे आप अगर अपने पापा से पूछोगे या दादाजी से पूछोगे कि उनके जमाने में किस तरीके से स्पोर्ट्स, जैसे क्रिकेट होता था, तो अभी क्रिकेट में बहुत सारी ट्रेंड्स, बहुत सारी नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई है। जैसे आपने हॉकाई प्रोजेक्शन देखा होगा, जिससे पूरा का पूरा पता चल जाता है बॉल का ट्रैक कहां पे जा रहा है, या फिर बॉल का एज लगा या नहीं लगा। तो ऐसे ही बाकी के स्पोर्ट्स में भी किस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। साथ के साथ हम इस चैप्टर में फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे फिजिकल एजुकेशन के थ्रू आप सिर्फ यही नहीं होता है कि आप सिर्फ स्पोर्ट्स में हो, आप योगा में भी जा सकते हो, आप स्कूल में टीचर्स बन सकते हो, या फिर आप पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो। तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज फिजिकल एजुकेशन के अंदर है, वो सारी की सारी चीजें भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। साथ के साथ एंड में हमारे पास एक टॉपिक रह जाता है खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। अब सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मतलब है फिजिकल एजुकेशन का। तो फिजिकल एजुकेशन का अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान से समझना बेटा, फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये एक एजुकेशन का ही पार्ट है। मतलब अब कैसी एजुकेशन का पार्ट है, मतलब फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारे लोगों की ये बहुत गलत धारणा है कि फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता है अच्छा खेलो कूदो बस। नहीं, फिजिकल एजुकेशन बेसिकली जब आप इस आज के इस चैप्टर के बाद ना आपका पूरा का पूरा माइंड ही चेंज हो जाएगा, फिजिकल एजुकेशन को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ ये नहीं है कि खेलो, बल्ला उठाया, बॉल उठाई, खेलना चालू कर दिया, नहीं।
इसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है। तो दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन है जो हमारी फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करती है, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करती है, इमोशनल हेल्थ को इंप्रूव करती है। सो फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इट प्रमोट्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब फिजिकल एजुकेशन बेसिकली करता क्या है? ये किसी भी आदमी की, किसी भी इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अब चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे जो हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है वो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू होती है। क्लियर? ये इसके कॉन्सेप्ट है। फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है क्या, मतलब एक्चुअल में फिजिकल एजुकेशन क्या है। फिर और ऐसा नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन आज के टाइम से है या नया सब्जेक्ट है या नई चीज है, नहीं, ये एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। जैसे ग्रीस में या फिर इंडिया में फिजिकल एक्टिविटीज को काफी बड़े पैमाने पर करा जाता था पुराने जमाने में भी, जैसे दंड बैठक लगाए जाते थे पुराने जमाने में, है ना। या फिर ग्रीस में भी बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज को बड़े पैमाने पर करा जाता था। तो ऐसा नहीं है नई चीज है फिजिकल एक्टिविटीज, पहले ये फिजिकल एक्टिविटीज थी, अब ये फिजिकल एजुकेशन बन गया है। उसके बाद बेटा इट इज मोर देन गेम्स एक्सरसाइज, इट डेवलप्स बॉडी, माइंड एंड पर्सनैलिटी। ये सिर्फ गेम और वो नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है फिजिकल एजुकेशन, ये हमारी बॉडी को भी डेवलप करता है, हमारे माइंड को भी डेवलप करता है, एंड साथ के साथ हमारी पर्सनालिटी को भी ग्रूम करने में हेल्प करता है। आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन को देखना या ऐसे लोगों को देखना जो एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, योगा करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होता है, उनकी पर्सनालिटी एक अलग ही लेवल की होती है, और मेंटली वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। जैसे माना यह जाता है जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं उनका फिजिकल हेल्थ काफी ज्यादा, मतलब एक आम इंसान के कंपैरिजन में वो फिजिकली काफी ज्यादा फिट होते हैं, हेल्दी होते हैं, और उनका आईक्यू लेवल भी काफी ज्यादा होता है। तो बेसिकली ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी को भी इंप्रूव करती है, हमारी माइंड को भी इंप्रूव करती है, एंड साथ के साथ हमारी पर्सनालिटी को भी ग्रूम करती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, फिजिकल एजुकेशन बेसिकली है क्या? फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। बस बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज, मतलब एक ऐसी एजुकेशन जो हम फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू करते हैं, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ अब आपको अपने एग्जाम में क्या लिखना है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे अलग अलग लोग आए, अलग अलग लोगों ने फिजिकल एजुकेशन के बारे में अपनी अपनी धारणाएं दी, अपनी अपनी डेफिनेशन दी। जैसे कि एच.सी. बक ने क्या कहा, एजुकेशन थ्रू बिग मसल एक्टिविटीज फॉर ओवरऑल चाइल्ड डेवलपमेंट। ये इनका कहना है कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जो कि बिग मसल्स के थ्रू, मतलब मसल्स के थ्रू जो आप एक्टिविटीज करते हो जिससे चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, वो फिजिकल एजुकेशन है। फिर सीए बूचर ने क्या कहा, डेवलप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल फिटनेस। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है जो हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल फिटनेस को क्या करता है, डेवलप करता है। फिर डी इन्होंने क्या कहा, सम ऑफ एक्सपीरियंसेस गेन्ड थ्रू मूवमेंट। इन्होंने क्या कहा, चेंजेस इज इन एन इंडिविजुअल थ्रू मोटर एक्टिविटीज। तो अलग अलग लोगों ने फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में या फिर फिजिकल एजुकेशन के बारे में अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दी। क्या हमें ये सारी की सारी डेफिनेशन याद करनी है? कोई जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में आएगा कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, तो आप सिंपल लिख सकते हो, फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज विच डेवलप्स द फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जो फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू हमें मिलती है, जो कि किसी इंसान की फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एक्टिविटीज को, इमोशनल एस्पेक्ट्स को इंप्रूव करता है। यानी कि हमें फिजिकली फिट बनाता है, मेंटली स्ट्रांग बनाता है, इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। तो ऐसी एजुकेशंस को हम फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। क्लियर? इतनी सारी, ये एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने क्या कहा था, वो सिर्फ सिंपल ये पूछता है फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है। अब आपको ये भी नहीं लिखना, आपको अपनी लैंग्वेज में कुछ समझ में आता है तो आप वो भी चीजें लिख सकते हो, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अब इसके एम के बारे में कि फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है। तो फिजिकल एजुकेशन का अगर मैं एम की बात करूं तो इसका एम है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल।
बेसिकली फिजिकल एजुकेशन का अल्टीमेट गोल क्या है? वो लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहता है। यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब अगेन फिजिकली फिट बनाना चाहता है, मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहता है, इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहता है। तो फिजिकल एजुकेशन का जो एम है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब देखो आपके एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको यूज करने हैं। चाहे आप ओवरऑल भी यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। होलिस्टिक अगर आप यूज करोगे, एग्जामिनर सोचेगा अच्छा ये पढ़ के आया है, किताबी लैंग्वेज भी लिख रहा है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। बाकी ओवरऑल भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। उसके बाद प्रमोट कंप्लीट एंड हेल्दी लिविंग। ये फिजिकल एजुकेशन बेसिकली इसका एम क्या है? ये हेल्दी लिविंग को प्रमोट करता है। और सिर्फ एक इंसान की फिजिकल एक्टिविटीज को इंप्रूव नहीं करता है या उसको ग्रूम नहीं करता है, आपको हर एस्पेक्ट में ये ग्रूम करता है। आप एक अच्छे नागरिक बनो, आप आसपास के एनवायरनमेंट को भी अच्छा रखो। तो बेसिकली फिजिकल एजुकेशन का एम ये है कि आप अपने आप को तो अच्छा बनाओ, साथ के साथ आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी अच्छा बनाओ। यानी कि आप एक अच्छे सिटीजन भी बनो। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी ग्रूम हो रही है, आप फिजिकली फिट हो रहे हो, मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो, साथ के साथ आप एक हेल्दी सिटीजन भी बनो। सो बेसिकली दिस इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दिस डेवलप रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सिटीजनशिप। यह आदमी को रिस्पॉन्सिबल भी बनाने में हेल्प करता है एंड एक हेल्दी सिटीजन, एक अच्छा सिटीजन बनाने में भी हेल्प करता है। सो फिजिकल एजुकेशन के क्या क्या एम हुए? ये हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। दूसरा, ये हेल्दी लिविंग को कंप्लीटली प्रमोट करता है। तीसरा, ये आदमी को रिस्पॉन्सिबल और साथ के साथ एक अच्छा नागरिक बनाने में हेल्पफुल रहता है। क्लियर इतनी बात? अब अलग अलग लोगों ने इसके ऊपर अपने अलग अलग एक्सपर्टीज रखी, अलग अलग ओपिनियन रखे। जैसे एच क्लार्क का क्या व्यू है इसके ऊपर? बेसिकली इसका एम क्या है? फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है इनके हिसाब से? कि फिजिकल फिटनेस रहे इंसान की, सोशल एफिशिएंसी बनी रहे इंसान की, और कल्चर वाइज वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहे। यानी कि खुद भी मतलब अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी अच्छा रखे और खुद भी अच्छा रहे। ठीक है, सेम चीज है जो यहां पे लिखी गई है। बुक वॉल्टर क्या कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? इंसान को हेल्दी रखना, प्रॉपर यूज ऑफ लेजर टाइम, यानी कि जो हमारा समय है उसको प्रॉपरली हम किस तरीके से यूज कर सके, वो फिजिकल एजुकेशन का एम है। एंड एथिकल कैरेक्टर, हम एक अच्छे नागरिक बने, बेसिकली हमारा कैरेक्टर अच्छा रहे। तुम्हारा नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका फिजिकल एजुकेशन का एम है। तो आप इनमें से कोई भी 2 3 4 5 जितने भी मार्क्स का पूछेगा उतने पॉइंट्स लिख कर आ जाना। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अच्छा, अब देखो बुक अगर आप फॉलो करते हो, कोई भी बुक अगर आप फॉलो करते हो, सरस्वती की बुक फॉलो करते हो या कोई भी बुक अगर आप फॉलो करते हो एनसीईआरटी, तो आपको उसमें बहुत सारी थ्योरीज लिखी है। उतना सारा नहीं पढ़ना है आपको। जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूं बस आप उन नोट्स को डाउनलोड कर लेना, अच्छे से समझ लेना, उसके बाद आप अपने आंसर्स को अच्छे तरीके से फ्रेम आउट कर सकते हो। क्लियर? फिर अगर हम आगे बढ़े कि फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है फिजिकल एजुकेशन के, तो फिजिकल एजुकेशन का पहला ऑब्जेक्टिव है बेटा फिजिकल डेवलपमेंट बढ़ाना। ठीक है, अब फिजिकल डेवलपमेंट कैसे बनेगी? इट इंप्रूव्स बॉडी सिस्टम, ये हमारे बॉडी के सिस्टम को इंप्रूव करता है। इट बिल्ड स्ट्रेंथ एंड फिटनेस। फिजिकल इसका जो ऑब्जेक्टिव है, देखो फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि फिजिकल डेवलपमेंट इंप्रूव करना। अब फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है? हमारी बॉडी की सिस्टम इंप्रूव हो जाती है, फिजिकली हम फिट होते हैं, हमारी स्ट्रेंथ और हमारी फिटनेस बिल्ट होती है, फिटनेस इंप्रूव होती है, बिल्ट इंप्रूव होती है, स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। इट प्रमोट्स हेल्दी ग्रोथ, और ये हमारी एक हेल्दी ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है इसका मेंटल डेवलपमेंट। अब मेंटल डेवलपमेंट कैसा होता है? हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से हम डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमारी एनहांस होती है, डेवलप्स नॉलेज ऑफ हेल्थ, हाइजीन एंड स्पोर्ट्स, और ये हमारी हेल्थ की नॉलेज को, हाइजीन की नॉलेज को और स्पोर्ट्स की नॉलेज को एनहांस करता है। सो दीज टू आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और सिर्फ ये दो नहीं है, आगे और भी हैं, लेकिन अभी के लिए फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, फंडामेंटल स्किल्स भी इंप्रूव होती है हमारी फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, जैसे लोकोमोटर स्किल्स, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग। फिर मैनिपुलेटिव स्किल्स कैसे इंप्रूव होती है? थ्रोइंग, कैचिंग एंड ड्रिबलिंग से।
फिर उसके बाद नॉन मैनिपुलेटिव स्किल्स कैसे इंप्रूव होती है, बैलेंसिंग, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग से। तो इनसे हमारी ओवरऑल फंडामेंटल स्किल्स भी इंप्रूव होती है। क्लियर। उसके बाद बेटा हमारे पास सोशल डेवलपमेंट भी हमारा इंप्रूव होता है। कैसे? टीम वर्क। देखो फिजिकल, जब हम किसी स्पोर्ट्स में किसी टीम का पार्ट होते हैं तो उसमें अगर हम लीडर हैं, कैप्टन है, तो हमारी लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव होती है। और अगर हम लीडर नहीं है तो हमारा टीम वर्क, किस तरीके से टीम के साथ काम करना है, कितना कोऑपरेटिव, यू हैव टू बी कोऑपरेटिव। अगर कोई बोलेगा नहीं उधर जाके फील्डिंग करनी है तो उधर जाके फील्डिंग करनी है, तो यू हैव टू बी कोऑपरेटिव। तो यह हमारा टीम वर्क को इंप्रूव करता है, कॉपरेशन को इंप्रूव करता है, लीडरशिप क्वालिटीज को इंप्रूव करता है, स्पोर्ट्समैनशिप को इंप्रूव करता है। साथ के साथ हमें डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन इंसान बनाता है। देखो अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, टाइकोंडो खेलते हो या कुछ भी बॉक्सिंग वगैरह खेलते हो या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो तो उसमें कोच जो होता है, अगर 5 बजे आना है तो 5 बजे आपको ग्राउंड में खड़ा होना पड़ता है। टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो आप डिसिप्लिन्ड इंसान बनते हो, साथ के साथ आपका टॉलरेंस लेवल इंक्रीज होता है। जैसे आप देखते होंगे क्रिकेट में या फिर अलग स्पोर्ट्स में स्लेजिंग होती है ना, रोस्ट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन आप ऐसा नहीं कि जाके लड़ने लग जाते हो, तो आपका टॉलरेंस लेवल भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। ठीक है। साथ के साथ फिर बेटा न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी हमारा इंप्रूव होता है, जिसमें इट इंप्रूव कंसंट्रेशन, ये हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है। एनहेंस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को एनहेंस करता है। इट डेवलप्स नॉलेज ऑफ हेल्थ, हाइजीन एंड स्पोर्ट्स। बेसिकली ये यही है जो हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है। तो ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन के। कुछ और देख लेते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनली इंसान काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। कॉन्फिडेंस उसका, देखो अगर आपका दिमाग शांत है ना, दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, तो आपकी लाइफ आधे से ज्यादा सॉर्टेड है। आप कॉन्फिडेंट रहोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा और स्ट्रेस मैनेज करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप ऐसा नहीं है कि, मतलब देखो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, जो इंसान योगा करता है, रनिंग करता है या फिर फिजिकली एक्सरसाइज करता है तो वो कॉन्फिडेंट रहता है, इमोशनली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, अलग ही ग्लो उसके चेहरे पे होगा, अलग ही ऑरा उसका होगा। साथ के साथ स्ट्रेस को इजीली वो मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा ये हमारी हेल्थ को भी डेवलप करने में हेल्प करता है, जैसे डिजीज प्रिवेंटिव। ऑब्वियसली योगा करो, आपको आपको आधे से ज्यादा रोग आपके गायब हो जाएंगे। इवन हम योगिक क्रियाएं जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं समझाऊंगा कि कौन सी योगा, कौन से आसन कितने हेल्पफुल है, किस चीज के लिए हेल्पफुल है। इट इंप्रूव्स योर हेल्दी लाइफ स्टाइल, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इट इंप्रूव्स ओवरऑल वेलबींग। ये हमारी ओवरऑल वेलबींग को भी इंप्रूव करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने फिजिकल एजुकेशन में पढ़ा। सबसे पहले हमने फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट समझा कि फिजिकल एजुकेशन है क्या, जिसमें हमने फिजिकल एजुकेशन का डिफाइन या डेफिनेशन समझा कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जो हमें मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग करती है, या फिर फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जो फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू हमें मिलती है। फिर बेटा उसके अंदर हमने पढ़ा कि फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है। फिजिकल एजुकेशन का बेसिक जो एम है, हमारी ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, मतलब हमारी पूरी तरह से डेवलपमेंट हो, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या इमोशनली हो या सोशली हो। साथ के साथ हम एक अच्छे इंसान बने, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी अच्छा करें। सो दिस इज द मेन मोटिव, मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स में हमने अलग अलग चीजें पढ़ी। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फंडामेंटल स्किल्स को इंप्रूव करता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ होता है। सो ये सारी की सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है। अब इंडिया में फिजिकल एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस रहा है अभी तक आजादी के बाद से, तो उसको बारी बारी से हम लोग अब समझेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या क्या चीजें हुई हैं फिजिकल एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। तो जो इसमें बहुत सारी डेट्स आएंगी, सारी याद कर सकते हो, वेल एंड गुड। बाकी जो मैं बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो तो जरूर याद करना। तो ध्यान से सुनना। इंडिपेंडेंस हुए 1947 में, हमारा देश आजाद हुआ, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी फिजिकल एजुकेशन के लिए, जिसका फोकस था स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड फिटनेस को इंप्रूव करना। मतलब पूरी तरह से जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद भारत, मतलब जो भी हमारे प्रतिनिधि थे उस टाइम पे, उनका पूरा का पूरा फोकस था कि हम अपने यूथ को
फिजिकल लेवल पे, फिजिकल फिटनेस में या स्पोर्ट्स में इंप्रूव करना चाहते हैं, उनकी फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की गई। अब कौन कौन से समय पे कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की गई उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 1948 में ताराचंद कमेटी बनाई गई। ये याद रखना, 1948 में ताराचंद कमेटी बनाई गई, जिसके रिकमेंडेशन थी कि अलग अलग इंस्टीट्यूट फिजिकल एजुकेशन के स्टैब्लिश किए जाएं देश भर में, जिसका सजेशन था कि स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव किया जाए। तो 1948 में ताराचंद कमेटी बनाई गई, जिसकी रिकमेंडेशन थी कि फिजिकल एजुकेशन के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं हमारे देश भर में, और साथ के साथ फिजिकल जो स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड्स है उनको इंप्रूव किया जाए। उसके बाद बेटा एनसीसी का गठन किया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया एनसीसी, जिसे नेशनल कैडेट कॉर्प्स भी बोलते हैं, जो हमारे स्कूल्स में भी होती है, कॉलेज में भी होती है। साथ के साथ एसीसी, ऑक्सिलरी कैडेट कॉर्प्स भी बनाया गया, जो कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, आपके स्कूल्स में भी होगी, शायद आपके कॉलेज में भी होगी। सो बेसिकली इनके अंदर है ना, होता क्या है, ट्रेनिंग होती है, कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है बेसिकली। तो अगर मैं ओवरऑल समझूं तो 1948 एक ऐसा साल था जहां से फिजिकल एजुकेशन की बिगिनिंग हुई, फिजिकल एजुकेशन की बिगिनिंग हुई, फिजिकल एजुकेशन के रिफॉर्म्स की बिगिनिंग हुई हमारे देश भारत में 1948 से, क्योंकि एक कमिटी बनाई गई, ताराचंद कमिटी। ठीक है, उसके बाद बेटा अलग अलग डेट्स हैं, अलग अलग डेट्स पे क्या क्या कहानियां रही वो समझो। 1950 में CABPR एस्टैब्लिश किया गया, जिसका काम था गवर्नमेंट को एडवाइस करना। 1951 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स करवाए गए न्यू दिल्ली में। एशियन गेम्स होते हैं ना, जैसे कॉमनवेल्थ होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, उनके बाद एक एशियन गेम्स होता है जिसमें एशिया की कंट्री पार्टिसिपेट करती है। तो फर्स्ट एशियन गेम बेटा न्यू दिल्ली में 1951 में करवाए गए। उसके बाद 1953 में राजकुमारी कोचिंग स्कीम लॉन्च की गई, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि लड़कियों को स्पोर्ट्स के प्रति अवेयर करवाया जाए। 1954 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स एस्टैब्लिश किया गया, जिसका अगेन मेन मोटिव यह था कि हमारे देश के युवाओं को अलग अलग लेवल पे ट्रेन किया जाए, स्पोर्ट्स में ट्रेन किया जाए, ताकि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अच्छे से परफॉर्म कर सके। फिर उसके बाद बेटा 1954 में नेशनल डिसिप्लिन स्कीम लॉन्च की गई। 1957 में लक्ष्मी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एस्टैब्लिश किया गया। 1958 में स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट फॉर्म किया गया, बनाया गया। 1959 में नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव लॉन्च कराई गई। ठीक है, तो अलग अलग डेट्स पे क्या क्या चीजें हुई ये आपको याद रखना, और सिर्फ इतना ही नहीं और भी है। 1961 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS, जो कि पटियाला में है, इसकी स्टैब्लिश की गई। 1965 में नेशनल फिटनेस कॉर्प्स बनाया गया। 1970 में रूरल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स एंड स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप लॉन्च की गई, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में जाकर यूथ में या फिर जो टैलेंट है ना, उस टैलेंट को बाहर निकाला जाए, उस टैलेंट को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आया जाए। तो इस कमिटी का बेसिकली काम ये था, या इस स्कॉलरशिप में ये कराया गया कि हमारे रूरल एरियाज में जाके अलग अलग टूर्नामेंट्स होते थे, जहां से हमें नए नए टैलेंट्स मिलते थे। 1975 में नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फॉर वुमेन इंट्रोड्यूस कराई गई, अगेन ताकि लड़कियों का ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन हो टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, 1982 में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर बनाया गया। 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI बनाया गया, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। ठीक है, फिर वो ऐसे पूछेगा कि SAI का गठन कब हुआ या SAI की फुल फॉर्म क्या है, तो इस तरीके से वो चीजें पूछ लेता है। फिर उसके बाद बेटा 1984 में फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई। 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बनाया गया। 1987 में SNIPES को मर्ज कर दिया गया SAI के साथ। 1988 में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, NCERT डेवलप्ड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन करिकुलम। अब यहां पे हमें स्कूल लेवल पे भी चीजें समझाने की कोशिश करी गई, यहां से स्कूल का करियर स्टार्ट होता है फिजिकल एजुकेशन का। तो 1988 में NCERT बनाई गई, एक NCERT में भी फिजिकल एजुकेशन के करिकुलम को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करी गई या करा गया। 2000 में फिजिकल एजुकेशन को इंक्लूड किया गया एज अ स्कूल कोर सब्जेक्ट।
तो 2000 में फिजिकल एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट स्कूल में इंट्रोड्यूस कराया गया एंड 2001 में न्यू नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की गई एंड 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम इंट्रोड्यूस कराई गई। 2017 में खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट साल है ये, तो इसको मेक श्योर आप लोग याद रखना। 2018 में सीबीएसई ने फिजिकल एजुकेशन को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया 9th-12th के स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर ये बात? अब आप लोग बोलोगे 9th-10th में तो हमने पढ़ाई नहीं, जो आपके स्पोर्ट्स के पीरियड होते हैं ना, वो यही चीज है बेटा। ठीक है। 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई। खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट को हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये। एंड 2020 में जूनियर टीओपीएस इंट्रोड्यूस किया गया। टीओपीएस बेसिकली है क्या? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। सो इस स्कीम के अंडर हम लोग ओलंपिक्स जैसे गेम्स को टारगेट करते हैं। हमारे जो एथलीट्स हैं उनको वेरियस लेवल पे किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होगी, क्या उनके इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी चीजें इन स्कीम्स के अंडर लाया गया। और इसमें क्या है, जूनियर टीओपीएस में क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अभी से ओलंपिक जैसे गेम्स के लिए प्रिपेयर कराने के लिए बेसिकली इन अथॉरिटीज का मेन ऑब्जेक्टिव ये था। तो ये अलग अलग डेट्स में, अलग अलग सालों में अलग अलग रिफॉर्म्स होते गए फिजिकल एजुकेशन या फिर फिजिकल एक्टिविटीज या फिर स्पोर्ट्स कह लो, इनके लिए। अब आपको इनमें क्या क्या चीजें याद रखनी है वो ध्यान रखना। सबसे पहले आप ये समझो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। जितने भी ये रिफॉर्म्स हुए उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंप्रूव स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना। बेटर कोचिंग एंड स्कॉलरशिप, कोचिंग बेटर हो, अलग अलग लेवल पे स्कॉलरशिप मिले। फोकस ऑन ओलंपिक एक्सीलेंस, ओलंपिक जैसे गेम्स में, ओलंपिक्स जैसे स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस मिले। एंड प्रमोशन ऑफ फिटनेस कल्चर अमंग यूथ, यूथ के बीच में फिटनेस कल्चर को और ज्यादा प्रमोट कराया जाए। एंड अब अगर मैं डेट्स की बात करूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एसएआई जिसका गठन 1984 में हुआ, स्पोर्ट्स पॉलिसीज 1984 में आई, एनसीईआरटी कब लॉन्च इंट्रोड्यूस किया गया? 1988 में। टीओपीएस 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया। खेलो इंडिया 2017-18, फिट इंडिया मूवमेंट 2019 एंड जूनियर टीओपीएस 2020। तो ये कुछ डेट्स हैं जो कि आपको याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर इतनी बात? अब इसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यार अब हम लोग बात करने वाले हैं चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स। अब चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स में क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है। पहले जो स्पोर्ट्स खेला जाता था और अब जो स्पोर्ट्स खेला जाता है उनमें जमीन आसमान का अंतर है। और सिर्फ स्पोर्ट्स के प्लेयर्स में अंतर नहीं है, हर चीज में चेंज हुए हैं। जैसे पहले टेक्नोलॉजी, जैसे पहले हम टीवी पे देखा करते थे तो थर्ड अंपायर के पास उतने रिव्यूज के सिस्टम नहीं होते थे, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं। लेकिन आज के टाइम पे अंपायर्स के पास, थर्ड अंपायर्स के पास नई नई टेक्नोलॉजीज है। वो बॉल का मोशन ट्रैक कर सकते हैं, पाथ ट्रैक कर सकते हैं कि बॉल पैड पे लगने के बाद कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, या बॉल का एज लगा है या नहीं। पहले तो बस अंपायर आवाज सुन के बताता था अच्छा एज लगा है या नहीं, तो उसमें वो फेयर डिसीजंस लेने में उतनी प्रोफिशिएंसी नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, अल्ट्रा एजेस आ रहे हैं तो उससे पूरा का पूरा पता चल जाता है, इको वाला आ रहा है, साउंड आ रही है उसके पास से या नहीं। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से मॉडर्न स्पोर्ट्स को किस तरीके से इंप्रूव किया गया है उसके बारे में हम यहां पे डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात होगी। टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड मॉडर्न स्पोर्ट्स। जैसे कि मैंने टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया भी है आपको। बहुत सिंपल सा उदाहरण है क्रिकेट का, चाहे आप हॉकाई प्रोजेक्शंस को ले लो या फिर अल्ट्रा एज वाला जो होता है ना, तो ये या फिर अभी फीफा वर्ल्ड कप हुए थे उसमें भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज से, बहुत सारे कैमरा एंगल से देखा गया था। आपको शायद अर्जेंटीना वाला वो जो मैच था वो याद होगा, उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से मॉडर्न स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में हेल्प मिली है। साथ के साथ इट इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ एन एथलीट। अब देखो ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं जिससे एथलीट की, स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को और उसकी एक्यूरेसी को इंप्रूव किया जा रहा है। अभी मैंने कहीं पे एक आर्टिकल पढ़ा था, एक ऐसी बास्केटबॉल बनाई गई है जिससे प्लेयर कितनी ड्रिबल कर रहा है 1 सेकंड में, 1 मिनट में, वो पता लगाया जा सकता है। अब आप सोचो कि कोच के लिए ये कितना ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा
कि अगर उसको प्लेयर का पूरा एनालिसिस पता चल जाए कि अच्छा ये इस तरीके से इसकी अप्रोच है, ऐसे ये चीजें कर रहा है, तो वो कोच के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा और साथ के साथ वो उस तरीके से फिर उसको गाइड करेगा। क्लियर? साथ के साथ हेल्प्स एथलीट टू ट्रेन स्मार्टर एंड प्रिवेंट इंजरीज। ऐसे ऐसे गैजेट्स बन रहे हैं, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, जैसे पहले के टाइम पे हेलमेट्स, क्रिकेट की बात कर लो या किसी अदर स्पोर्ट्स की बात कर लो, हेलमेट इतने स्ट्रांग नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे ड्यूरेबल भी है और काफी ज्यादा स्ट्रांग हेलमेट्स भी बन रहे हैं, ताकि प्लेयर्स की इंजरीज को, अलग अलग जगह के नी पैड्स हो गए, थाई पैड्स हो गए, एल गार्ड्स हो गए, तो अलग अलग जगह की इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए ये चीजें काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। फिर उसके बाद इट प्रोवाइड्स रियल टाइम परफॉर्मेंस एनालिसिस। साथ के साथ ये रियल टाइम परफॉर्मेंस एनालिसिस, देखो ऐसी वॉचेस आ रही हैं जिससे प्लेयर की हार्ट बीट का पता चलता है, ऐसे गैजेट्स आ रहे हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं कि जो प्लेयर की अप्रोच है उसको देख के ये पता लगाया जा सकता है कि फ्यूचर में अगर ये इसी अप्रोच के साथ जाता है तो फ्यूचर में इसको इंजरीज होने के चांसेस हैं या नहीं है। तो ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे गैजेट्स भी बनाए जा रहे हैं। तो आप सोचो कि ये कितना ज्यादा हेल्पफुल है मॉडर्न डे स्पोर्ट्स में। क्लियर? तो अब इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आए हैं। स्पोर्ट्स जेनेटिक, जैसे आज के टाइम पे अगर आप देखोगे आर्टिफिशियल ग्राउंड्स यूज हो रहे हैं। पहले के टाइम पे ग्राउंड्स मिट्टी का एक खेत है, इसी तरीके से उसी में क्रिकेट खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे, लेकिन आज के टाइम पे जो ग्रास है, नेचुरल ग्रास को लगा, आपने शायद अहमदाबाद वाला जो ग्राउंड है ना, क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल मैच हुआ था, तो आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया से वो पिच उठा के लाए गए थे, है ना। तो आप ये सोचो कि पिच कहीं और पे बनी है, अब वो पिच बैटिंग प्रेफरेंस पिच है, बॉलिंग प्रेफरेंस पिच है, तो उस तरीके से टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज हो रहा है टू मेक योर ग्राउंड्स। ठीक है। फिर वीडियो टेक्नोलॉजीज की हेल्प से ये पता लगाया जा सकता है ताकि गेम को और ज्यादा फेयर बनाया जा सके, है ना। साथ के साथ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के एनालिटिक्स अलग अलग, उसके लिए अलग अलग लोग बैठे रहते हैं, पूरा का पूरा डेटा एनालाइज करते हैं। वीआर, वर्चुअल रियलिटीज, वेयरेबल गियर्स, जैसे आजकल ऐसे ऐसे कपड़े भी आ रहे हैं जो स्वेट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब स्वेट उसमें इतना वो प्लेयर के लिए काफी हेल्पफुल है, उस तरीके के गियर्स बनाए जा रहे हैं। साथ के साथ बेटा स्मार्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस की बात हो रही है, स्मार्ट जो मैं बास्केटबॉल की बात कर रहा था उस तरीके के इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं ताकि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को एनहेंस किया जाए। अब अगर मैं बात करूं बारी बारी से, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेइंग सरफेस की, किस तरीके के सरफेसेस बनाए जा रहे हैं। तो नेचुरल ग्रास का यूज किया जा रहा है, वुडन सरफेसेस आपके बनाए जा रहे हैं, एसफेल्ट जैसे जो रेसिंग वगैरह होते हैं उनके लिए, आर्टिफिशियल टर्फ बनाए जा रहे हैं हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए, है ना, रबर या पीवीसी के ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं, सिंथेटिक सरफेसेस की हेल्प से ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं। तो ये किस लिए बनाए जा रहे हैं, इनके बेनिफिट्स क्या है? इनके बेनिफिट्स है सेफ्टी इंप्रूव हो, लेस इंजरीज हो, प्लेयर को इंजरी, अब देखो आप सूखे मैदान में खेलोगे, गिरोगे तो चोट लगेगी, लेकिन इन सरफेसेस पे अगर आप खेलते हो, गिरते हो, आपने देखा है ना प्लेयर जब डाइव लगाते हैं कितने बुरे तरीके से गिरते हैं, लेकिन 2 मिनट में फिर खड़े भी हो जाते हैं। कई बार सीरियस इंजरीज भी हो जाती है, लेकिन बहुत कम केसेस में वो सीरियस इंजरीज होती है। तो उसी तरीके से, और वो आप सूखे खेत में अगर कूदोगे तो बहुत ज्यादा इंजरी हो जाएगी। तो इनके बेनिफिट्स ये हैं कि बेटर सेफ्टी रहे, इंजरीज को कम से कम किया जा सके, या हायर स्पीड एंड परफॉर्मेंस जो है प्लेयर्स की स्पीड और परफॉर्मेंस को हायर किया जाए, या फिर बेटर शॉक एब्जॉर्प्शन किया जाए। ऐसे ऐसे ग्राउंड्स भी आ रहे हैं, जैसे आपने प्लेयर के शूज को देखे होंगे, तो उनके नीचे से नुकीले नुकीले से वो निकलते हैं ना, स्पाइक्स बोलते हैं उनको। तो जब प्लेयर दौड़ता है तो वो स्लिप नहीं करता है उस चीज पे। तो इस तरीके से चीजें मॉडर्न डे स्पोर्ट्स में चेंजेस हुई है। ठीक है, इसी को बोला जाता है चेंजेस, ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स, कि किस तरीके से स्पोर्ट्स में ट्रेंड का चेंज हुआ है। ठीक है, फिर अगर मैं आगे और इंपॉर्टेंट चीजों की बात करूं कि कौन कौन से वेयरेबल गियर्स हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि, और सबसे पहले इनकी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। ये बेटा इंजरीज के रिस्क को रिड्यूस करता है, ये प्लेयर के कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। ऑब्वियसली अगर कोई बंदा खेल रहा है, उसने कोई भी ये नहीं पहना है, कोई भी गियर नहीं पहना है, ठीक है, कोई भी गियर नहीं पहना है,
वो ऐसी नॉर्मली खेलने चला गया, बिना हेलमेट के खेलने चला गया, तो हो सकता है उसका ध्यान यही हो, यार बॉल मेरे सर पे ना लग जाए, इधर ना लग जाए, उधर ना लग जाए। तो ये प्लेयर के कॉन्फिडेंस को काफी ज्यादा तोड़ देता है। लेकिन आज के टाइम पे इक्विपमेंट्स या फिर जो गियर्स है, जो वियरेबल गियर्स है, वो काफी ज्यादा फ्रेंडली बनाए गए हैं ताकि प्लेयर उनको इजीली अपने साथ ले जा सके, पहन सके, और उसका ध्यान पूरा का पूरा स्पोर्ट्स पे हो। तो ऑब्वियसली अब अगर पूरा ध्यान स्पोर्ट्स पे होगा तो उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तो परफॉर्मेंस बेटर होगी। साथ के साथ ये एथलीट को फोकस, गेम पे फोकस करने में हेल्प करते हैं, है ना। ऑब्वियसली अब उसका ध्यान बाकी चीजों में नहीं है, उसका ध्यान अब सिर्फ खेलने में। साथ के साथ एसेंशियल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, और ट्रेनिंग के टाइम पे ये काफी ज्यादा एसेंशियल हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंजरीज ही ट्रेनिंग के टाइम पे होती है। गेम में तो खैर जो होना है वो हो गया, लेकिन ट्रेनिंग के ही टाइम पे अगर इंजरीज हो जाएगी तो बंदा गेम ही नहीं खेल पाएगा। अब कौन कौन से वेरेबल गियर्स है, एक बारी उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे स्पोर्ट्स जेनेटिक्स वॉच हो गई, अलग अलग डिजिटल चीजें आ रही है। स्मार्ट क्लॉथिंग की जो मैं बात कर रहा था, शूज हो गए, क्लॉथ्स हो गए, है ना। तो ऐसे कपड़े बनाए जा रहे हैं कि बंदा धूप में भी खेले तो उसको दिक्कत ना हो उस चीज से। हेलमेट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले कुछ तरीके के हेलमेट्स होते थे, अब कुछ और तरीके के। नी पैड्स, माउथ गार्ड्स, तो अलग अलग तरीके से चीजों को डेवलप किया जा रहा है। अब बारी बारी से समझ लेते हैं कि इनका कहां कहां पे यूज होता है। जैसे माउथ गार्ड का कहां यूज होता है, तो माउथ गार्ड का काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट टीथ, टंग एंड माउथ। टीथ को, टंग को, माउथ को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब ये कौन से स्पोर्ट्स में होता है, बॉक्सिंग में होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पंचेस वहां पे लगते हैं। हॉकी जैसे गेम्स में, फुटबॉल जैसे गेम्स में, या फिर रग्बी जैसे गेम्स में इनका यूज होता है ना। तो यूज्ड इन कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स लाइक बॉक्सिंग, हॉकी, मार्शल आर्ट्स, ऐसे स्पोर्ट्स में इनका यूज होता है। क्योंकि अगर एक भी आपके जबड़े पे पड़ गई चीज, तो फिर मार्शल आर्ट्स कर रहे, किसी ने जबड़े पे मार दिया तो फिर क्या हो जाएगा, जबड़ा हिल जाएगा आपका। तो ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं, ऐसे वियरेबल गियर्स बनाए जा रहे हैं जिससे आपके टीथ, टंग, नोज, ये सारी चीजें प्रोटेक्टिव रह सके, है ना, नुकसान ना हो। फिर बारी बारी से बाकी चीजों का भी पढ़ लेते हैं। जैसे हेलमेट्स, ये हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है, क्रिकेट में यूज होता है, बेसबॉल में यूज होता है, बहुत सारे गेम्स में यूज होता है। पैड्स, ये हमारे नीज को, एल्बोज को, शोल्डर को, चेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। आई शील्ड्स, ये हमारी आई की इंजरीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। प्रोडक्टिव कप्स, ये हमारे लोअर बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स को, लोअर बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे एलगार्ड हो गया, ठीक है, बॉल इधर उधर लग गई तो दिक्कत हो जाएगी ना। रिस्ट, एल्बो एंड नी गार्ड्स हो गए, ये हमारे फ्रैक्चर्स को रिड्यूस करते हैं। स्पोर्ट्स वेयर्स हो गए, जैसे ताकि हमारे जो शूज होते हैं, है ना, वो स्लिप ना कर सके। तो अलग अलग वेयरेबल गियर्स में भी काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं पहले के कंपैरिजन में एंड मॉडर्न स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में, ठीक है जी। फिर अगर हम आगे बढ़े तो अब इनके बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट देखो, चीजें मुश्किल नहीं है, आपको भी पता है बेनिफिट्स क्या है, अब बस उनको लिखना है हमें, ताकि इंजरीज कम से कम हो, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, रियल टाइम एनालिसिस हो सके प्लेयर का, तो वही सारी चीजें हैं। फेयर कंपटीशन हो सके। अगर मैं वेयरेबल गियर्स की बात करूं तो ये सीरियस इंजरीज को प्रिवेंट करते हैं, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करते हैं, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं, और प्लेयर की हेल्थ को मॉनिटर करने में भी हेल्प करते हैं। साथ के साथ अगर मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करूं तो ये स्पोर्ट्स एनालिसिस को बेटर करते हैं। जैसे मैं बता रहा था ना, जैसे ऐसी ऐसी चीजें बन रही है जिससे आप प्लेयर की पूरी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। एक्यूरेट परफॉर्मेंस एंड मेजरमेंट का पता चल जाता है। ये कोचिंग फीडबैक्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अब जैसे कोच को पता चल गया, उसको उस कोच प्लेयर को कितना, नॉर्मली जैसे जब पहले के ये टेक्नोलॉजीज नहीं होती थी तो कोच उसको, उसकी टेक्नोलॉजीज को, उसकी टेक्निक्स को, प्लेयर की टेक्निक्स को उतनी बारीकी से नहीं समझ पाता था जितनी बारीकी से अब समझ रहा है। अब वो उसका रियल एनालिसिस करके उसको बताता है कि भाई तेरे को आधा इंच भी पैर आगे नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कोच का फीडबैक काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है इस केसेस में। बेटर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के जो डिजाइन्स हैं, जो वियरेबल डिजाइन्स हैं, तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल शूज हो गए, कपड़े हो गए, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है प्लेयर के लिए। क्लियर इतनी बात। फिर अगर हम आगे बढ़े इसी में, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे सबसे पहला आता है सेंसर्स।
सेंसर्स का काम क्या होता है, हमने जैसे मान लो कोई वॉच पहन ली, तो ये क्या है, ट्रैक हार्ट रेट एंड मूवमेंट, हार्ट रेट और मूवमेंट को ट्रैक करता है। इट मॉनिटर स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन एथलीट, प्रिडिक्ट इंजरीज, प्रोवाइड रियल टाइम डाटा, इंजरीज को प्रिडिक्ट कर लेता है कि इस प्लेयर को अगर ये इस टेक्निक से खेलेगा तो क्या इसको इंजरीज हो सकती हैं या नहीं हो सकती, और रियल टाइम डेटा ये आपको देता है, लाइव डेटा देता है बेसिकली। इंस्टेंट रीप्ले, अब ये कहां पे हेल्पफुल होता है, इट हेल्प्स रेफरी टू मेक करेक्ट डिसीजंस, है ना। पहले के टाइम पे जैसे मैं बता रहा हूं ना, क्रिकेट में क्या होता था, आवाज सुन के एम्पायर डिसीजन लेता था आउट है या नॉट आउट है, लेकिन अब क्या है, अब अल्ट्रा एजेस हो गए हैं, उसको मतलब पूरा का पूरा फेयर कंपटीशन बन गया एक तरह से। यूज्ड इन क्रिकेट, फुटबॉल एंड रग्बी एंड अदर स्पोर्ट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स में ये चीजें यूज होती है, रिप्लेस वगैरह। स्मार्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें तो स्मार्ट ट्रेडमिल्स और डंबल्स बने हैं, जिससे प्लेयर की परफॉर्मेंस को और बेहतर करा जा सके और बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सके। क्लियर। तो बस एक एक दो दो पॉइंट्स आपको लिखने हैं हर चीज के बारे में। जैसे अब अगर मैं डिजिटल मीडिया की बात करूं तो लाइव स्पोर्ट्स अपडेट आपको मिलते हैं, जैसे आप देखते होंगे ना, क्रिकेट मैचेस देखते हो, या फिर क्रिकबज एक ऐप है, या फिर ESPN स्पोर्ट्स है, हर जगह पे आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहते हैं। फिर वीडियो एनालिसिस फॉर एथलीट्स के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स की वीडियो देख के एनालिसिस कर सके कि इसका वीक जोन क्या है, स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, अगली बारी बॉल यहीं पे मारनी है, गोल इस तरीके से ये करता है तो जो गोलकीपर होता है वो किस तरीके से रोक सकता है। इट इंप्रूव्स टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजी, और इससे टेक्निक्स को इंप्रूव करने में, स्ट्रेटेजीज बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। साथ के साथ इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन, अर्ली इंजरीज को डिटेक्ट किया जा सकता है, फास्टर रिकवरीज हो सकती हैं, बेटर रिहेबिलिटेशन एंड प्लानिंग्स। तो देख रहे हो ना, जो स्पोर्ट्स में चेंजेस आए हैं, जो ट्रेंड्स में चेंजेस आए हैं, उनसे कितना ज्यादा हेल्पफुल है ये एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। फिर वर्चुअल रियलिटी की बात की गई है, इट इंप्रूव्स, अगेन ये ट्रेनिंग को इंप्रूव करता है, प्लेयर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, बेटर एक्सपीरियंस फॉर फैंस। वर्चुअल रियलिटी वाला अगर बैठ के तुम देखोगे ऐसा लगेगा सामने ही खेल रहा है बंदा, तो फैंस के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो टेक्नोलॉजीज में किस तरीके से चेंजेस आए हैं वो सारे के सारे चेंजेस हमने डिस्कस कर लिए। इन शॉर्ट्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो इसमें आपसे क्या क्या चीजें पूछेगा, चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें पूछेगा। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि ये क्यों जरूरी है, वाई, क्यों जरूरी है, तो आपको पता है कि ताकि प्लेयर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, फेयर कंपटीशन हो सके, जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करके प्लेयर, जो एम्पायर्स होते हैं, रेफरीज होते हैं, एक फेयर कंपटीशन हो सके, साथ के साथ प्लेयर की इंजरीज कम से कम हो सके, उनका रियल टाइम डेटा एनालाइज कर सके ताकि उनकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। तो यही सारी वो चीजें पूछेगा, वाई, इसके बेनिफिट्स क्या है ना, बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट्स में भी वही सारी चीजें आप लिखोगे, प्लेयर की इंजरी कम होती है, उसके जो वेयरेबल गियर्स है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें, अब चीजें हमें आती हैं, हमें बस उनको लिखना है, किस तरीके से हम अपने आंसर्स में फ्रेम कर सकते हैं। क्लियर इतनी चीज, ठीक है। बाकी एक एक दो दो पॉइंट्स अगर आप सबके देख लोगे तो आपको ज्यादा इजी पड़ जाएगा, ये कौन सा गियर, कौन से जो ये वेयरेबल गियर्स है कहां कहां पे कौन से स्पोर्ट्स में यूज होते हैं, ठीक। अब इस चैप्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज है, वो है बेटा आप लोगों के पास ये वाला टॉपिक, दैट इज करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। ये खेलो इंडिया और फिट इंडिया, यहां से आपके पास क्वेश्चंस जरूर आएंगे, तो मेक श्योर इन 3 टॉपिक्स को तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। अब देखो फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं उसके बारे में ध्यान से समझना। 2 तरह के करियर ऑप्शंस हैं जनरली, एक जो ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस हैं। अब ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस में क्या आता है, टीचिंग या फिर कोच, है ना, कि फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन गए आप किसी स्कूल में, या फिर आप कोच बन गए कहीं पे। तो ये क्या है, पुराने जमाने से चलते हुए आ रहे हैं, पुराने समय से चलते आ रहे हैं ये करियर ऑप्शंस। इसके अलावा जो इमर्जिंग करियर ऑप्शंस है, जो आज के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और जिनमें काफी ज्यादा स्कोप भी है, दैट इज हेल्थ एंड फिटनेस कोच, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में काम मिल सकता है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में काम मिल सकता है, कम्युनिकेशन एंड मीडिया में काम मिल सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चीजों पे
जैसे आप अगर मान लो लेट से ESPN का जो चैनल है या फिर स्टार स्पोर्ट्स का जो चैनल है, वहां पे जो वीडियोस बनाते हैं, फोटोग्राफ्स जो होते हैं, या फिर मीडिया पर्संस जो होते हैं, कमेंट्री में जो बैठे होते हैं, जिनको स्पोर्ट्स की जानकारी है, स्पोर्ट्स न्यूज वाले जो होते हैं, है ना, तो जिनको स्पोर्ट्स की जानकारी है या फिर जो इन चीजों से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इन चीजों में पढ़ाई करी हुई है, उनके पास कैरियर ऑप्शंस बहुत सारे। अब आप सिर्फ टीचर या कोच तक सीमित नहीं हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। आप बुक्स लिख सकते हो, आप ऑथर बन सकते हो, आप मल्टीपल जगहों पे मार्केटिंग में काम रहता है ना, कि हमारे पास ये एक जैसे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स भी होते हैं, एक स्पोर्ट्स है, उसके टूर्नामेंट है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो अलग अलग फील्ड में आपके पास अब करियर ऑप्शंस खुल गए। ये तो बेटा बहुत ट्रेडिशनल करियर्स हैं जो पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं। साथ के साथ जो इमर्जिंग करियर्स हैं वो ये हैं। अब इनके बारे में डिटेल में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें। सबसे पहले अगर मैं टीचिंग करियर की बात करूं तो काफी ज्यादा रेप्यूटेटेड जॉब होती है ना। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में या फिर कॉलेजेस में चले जाते हो तो जॉब सिक्योरिटी भी रहती है आपके पास, है ना। फिजिकल एजुकेशन का अगर आप टीचर बन जाते हो या स्पोर्ट्स टीचर आप बन जाते हो, जैसे आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं ज्यादा कुछ काम नहीं होता है बच्चों के पास, चलो खेलो ठीक है ठीक है, जो भी चीज है मतलब ठीक। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आप टीचर्स बन सकते हो। तो टीचिंग करियर की अगर मैं बात करूं तो हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, बेटर जॉब सिक्योरिटी है, अपॉर्चुनिटी टू टीच एट डिफरेंट एजुकेशनल लेवल्स। अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग ग्रेड्स के बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से आपके लिए अलग अलग सी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे एलिमेंट्री स्कूल्स में अगर हम बात करें तो ये बच्चे के बेसिक मोटर स्किल्स को डेवलप करते हैं। ये बेटा बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट को इंप्रूव करता है, प्रमोट करता है, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट कराता है। और यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल सी एक्टिविटीज होती है, बच्चों को रनिंग कराना, कैचिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, है ना। एलिमेंट्री स्कूल यानी कि 1st to 5th स्कूल क्लास के बच्चों को। तो यहाँ पे बहुत बेसिक बेसिक सी एक्टिविटीज होती है, रनिंग होती है, जंपिंग होती है, एक्सरसाइज होती है, योगा होती है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी, ठीक है, थ्रोइंग हो गई, कैचिंग हो गई। तो ये एक्टिविटीज आपको इन बच्चों को करवानी होती है। फिर बेटा उसके बाद बात करें मिडिल स्कूल्स के स्टूडेंट्स के साथ आपको किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी होती है, यानी कि 6th to 8th क्लास के बच्चों को यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी होती है एंड प्राइवेट स्कूल्स में भी रहती है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ऑल्सो टीच प्रैक्टिकल्स एंड एक्टिविटीज, सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं आप एंड साथ के साथ एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज भी आपको करानी पड़ती है, एक्सरसाइज हो गई, गेम्स खिलाने पड़ते हैं थोड़ा बहुत। तो ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं हाई स्कूल में क्या आप लोगों का काम रहता है एज अ टीचर, तो आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लासेस भी लेनी पड़ती है, पढ़ाना भी पड़ता है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। साथ के साथ थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल क्लासेस भी लेनी पड़ती है, बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ता है अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए, ठीक है। फिर जब आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में जाते हो या फिर 11th 12th की अगर मैं बात करूं तो अगेन आपको पढ़ाना भी पड़ता है, प्रैक्टिकल क्लासेस भी लेनी पड़ती है, बच्चों को अलग अलग टूर्नामेंट्स के लिए ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि यहां से बच्चा वैसे तो 1st 6th 7th 8th 6th क्लास से ही बच्चा टूर्नामेंट खेलना स्टार्ट कर देता है, बट 9th 10th 11th 12th में आते आते टूर्नामेंट्स थोड़े सीरियस लेवल पे लिए जाते हैं। अंडर 14 हो गया, अंडर 19 हो गया, यहां से वो खेलना शुरू करता है। तो अलग अलग टूर्नामेंट्स के लिए आपको बच्चों को ट्रेन करना होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर होता है वो सिर्फ उसका काम ये नहीं होता है कि बच्चे को पढ़ा दिया, स्पोर्ट्स खिला दिया, उनको मॉरल एथिकल वैल्यूज भी सिखानी होती है। जैसे हमने फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग में सीखा था, एम क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है फिजिकल एजुकेशन के, तो एक तो हमारी बॉडी की ओवरऑल डेवलपमेंट, साथ के साथ हमें मॉरल वैल्यूज भी सिखाई जाती है यहाँ पे। तो बेसिकली ये आपका एज अ टीचर स्कूल्स में रोल होता है। उसके अलावा बेटा कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में भी आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हो, जहां पे आप यूजी पीजी के कोर्सेज करवा सकते हो। मतलब अलग अलग तरीके से अगेन पढ़ाना भी होता है, खिलाना भी होता है ना। रिसर्च एंड पब्लिकेशन का काम भी रह सकता है आपका। नेट एंड पीएचडी स्टूडेंट्स को मतलब जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है या जिन्होंने पीएचडी करी है या फिर जिन्होंने मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन किया है, तो उन लोगों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में। बाकी कुछ कोर्सेज भी हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जैसे डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन,
बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, या फिर एमए इन फिजिकल एजुकेशन, या फिर बेटा पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन। तो या आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो, तो आप कॉलेज लेवल पे भी पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो स्टूडेंट्स को। तो ये कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि आपको करने होते हैं एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है। तब जाके आप एलिजिबल हो सकते हो किसी स्कूल में या फिर किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एज अ ट्रेनर, एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है। फिर अगर मैं आगे बात करूं कोचिंग करियर्स की, तो कोचिंग करियर देखो, एक तो होता है टीचर और एक होता है कोच। हालांकि ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। टीचर जो होता है स्कूल लेवल पे बच्चों को प्रिपेयर करता है। कोच जो होता है, जैसे अब बहुत सिंपल सी कहानी है, एक होता है स्कूल का टीचर और एक होते हैं प्राइवेट टीचर्स जिनके कोचिंग्स होते हैं या फिर जिनके ट्यूशंस होते हैं। तो वही चीज है। तो कोच का काम क्या होता है, स्कूल्स में भी कोचिंग दे सकते हैं, कॉलेज में भी दे सकते हैं, एंड प्रोफेशनल टीम्स को भी कोच कर सकते हैं। अवेलेबल इन SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एंड स्पोर्ट्स क्लब्स। अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब्स में भी आप कोच बन सकते हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी कोच बन सकते हो, और अलग अलग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स में जो वेरियस इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश में, वहां पे आप कोच बन सकते हो। जैसे मान लो, अब आपको पता है, जैसे मान लो विराट कोहली है, उनके बचपन के कोच थे, बचपन से वो कहीं सीख रहे थे, तो कौन थे वो कोच? यही तो वो थे वो कोच। तो यही तो कोचिंग करियर है ना। तो इट रिक्वायर्स गेम नॉलेज एंड लीडरशिप एंड मोटिवेशनल स्किल्स। अब को ऐसा कोच आपकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले आपको गेम का नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि आपको आता नहीं है क्रिकेट का सी और आप सिखा रहे हो क्रिकेट की कोचिंग। पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए, अच्छा इधर मिड ऑन होता है, मिड ऑफ होता है, कहाँ पे क्या चीज होती है। गेम का पूरा नॉलेज होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर होना चाहिए, एंड मोटिवेशनल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें थी। तो हमने दो करियर ऑप्शंस के बारे में अभी तक डिस्कस किया। एक हमने बात की बेटा कोच की, और एक हमने बात की टीचर की, ठीक है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं कोचेस की, एक बारी वो भी देख लेते हैं। कंडक्ट अ प्रैक्टिस सेशंस, मोटिवेट एथलीट्स, प्लान गेम स्ट्रेटेजीज, अपडेट विद लेटेस्ट रूल्स एंड टेक्निक्स। तो ये एक कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या, कि प्रैक्टिस सेशंस अपने जो भी उसके स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी उसके प्लेयर्स हैं, उनको प्रैक्टिस सेशंस जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा सकते हैं वो ऑर्गेनाइज करवाना, कंडक्ट कराना, टाइम टाइम पे उनको मोटिवेट करना, उनकी टेक्नोलॉजी में, उनकी टेक्निक्स में हेल्प करना कि क्या चीज उनके वीक एरियाज है, उनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करना। तो ये कोच का काम होता है। गेम की स्ट्रेटेजीज उनके साथ बनाना, उनके साथ शेयर करना कि इस पॉइंट पे अगर मान लो कभी 3 मिनट बचे हैं, गोल नहीं है तुम्हारी टीम का, 2-0 से आप पीछे चल रहे हो, तो कैसे आप मोटिवेटेड रह सकते हो उस टाइम पे भी, किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अटैकिंग होनी चाहिए, डिफेंसिव कब होना है। तो वो सारी की सारी स्ट्रैटेजीज उस कोच को अपने प्लेयर्स के साथ शेयर करनी होती है। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और लेटेस्ट रूल और टेक्निक्स से अवेयर होना चाहिए। ये नहीं कि नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए रूल्स आ रहे हैं और कोच को पता ही ना चले, है ना। तो ये सारे के सारे कोच की, एज अ कोच आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। तो दो मेजर करियर ऑप्शंस हमने डिस्कस किए हैं अभी। एक है बेटा टीचिंग, जो कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आप एज अ कोच ज्वाइन करोगे तो तब आपके लिए है। और एक आप एज अ कोच जब किसी स्टूडेंट को, किसी प्लेयर को प्रिपेयर करते हो किसी स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें बेटा, हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स भी रहते हैं। जैसे हेल्थ क्लब्स में आप लोग एज अ कोच जा सकते हो, फिटनेस सेंटर्स में आप एज अ कोच जा सकते हो, जैसे आपने जिम्स वगैरह में भी देखे होंगे कोच रहते हैं। वेट कंट्रोल सेंटर्स में भी आज के टाइम पे आपको पता है लोग ओबेसिटी के बहुत ज्यादा शिकार हैं, तो कैसे अपना वेट लूज करे, कैसे अपना वेट गेन करे, तो वहां पे भी एक डाइटिशियन कोच जो रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज के लिए कोच रहते हैं, तो वहां पे भी बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन आप लोगों के पास रहता है। एथलेटिक ट्रेनर आप बन सकते हो, या फिर रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो। स्पोर्ट्स में जो इंजरीज हो जाती हैं, तो एक उस आदमी को ज्यादा पता होता है जो उस स्पोर्ट से रिलेटेड होता है ना, कि कौन सी इंजरी आपको हुई है तो किस तरीके से उसको ट्रीट किया जा सके। तो हेल्थ रिलेटेड करियर भी आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब इनका मेजर रोल क्या होता है, फिटनेस असेसमेंट देनी होती है लोगों को, डाइट देनी होती है, न्यूट्रिशन गाइडेंस देना होता है कि क्या खाना है, कितने बजे खाना है, सुबह मॉर्निंग में क्या खाना है, स्प्राउट्स, दलिया, है ना, जो भी चीजें, इंजरी से कैसे बचा जा सके उसके बारे में बताया जाता है, और रिहेबिलिटेशन सपोर्ट दिया जाता है। तो बेसिकली ये इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती। देखो सब कुछ पता है हमें,
ये तो सर कोई नई चीज थोड़ी ना, पता है हमें कि क्या क्या काम होता है। हम जिम जाते हैं तो जिम वाला क्या करता है, हमें ट्रेन करता है, हमें परफेक्ट तरीके से बताता है, अच्छा ये टेक्निक होनी चाहिए, क्या आपकी डाइट होनी चाहिए, यही तो बताता है जिम वाला भी। तो यही तो कोच के जो हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ रिलेटेड करियर्स में जब कोई कोच होता है तो उसका यही तो काम होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बस आपको अपने आंसर्स को फ्रेम करना है। फिर बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर्स में, जिसमें सबसे पहले है हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री। फिटनेस क्लब्स में आपको एज अ कोच ज्वाइन कर सकते हो। फिटनेस क्लब का मतलब ही वो है जिम, ठीक है, या फिर अलग जुम्बा वगैरह बहुत सारी चीजें चल रही है। वेलनेस सेंटर्स में आप काम कर सकते हो एज अ योगा टीचर, एथलेटिक ट्रेनिंग आप कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके। फिर एडमिनिस्ट्रेशन करियर्स की अगर मैं बात करूं तो आप स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, जो लोग मैनेज करते हैं पूरे के पूरे स्पोर्ट्स को, पूरे के पूरे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। स्पोर्ट्स मार्केटिंग में आप जा सकते हो, या फिर इवेंट मैनेजमेंट में आप जा सकते हो। स्पोर्ट्स मार्केटिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, अब उसकी मार्केटिंग किस तरीके से होनी चाहिए, उसकी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे रोल्स होते हैं एज अ करियर ऑप्शन। बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है ये भी, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं कि क्या क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, इसके लिए लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आप प्लानिंग में अच्छे होने चाहिए। कोई टूर्नामेंट अगर आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो तो उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। तो ये क्या है, आपकी स्किल्स होनी चाहिए अगर आप इसमें एज अ करियर देख रहे हो तो, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर अगर आप देख रहे हो तो। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आप हेड, मतलब जो फिजिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स है, जो वेरियस इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे भी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जॉब्स होती है। आप उसके हेड बन सकते हो, चेयरपर्सन बन सकते हो, या फिर उस एडमिनिस्ट्रेशन में भी अलग अलग रोल्स पे वैकेंसीज निकलती रहती है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। आप फैकल्टी कोऑर्डिनेशंस में जा सकते हो, अपने जो आपके एथलीट्स हैं उनकी डाइट्स के लिए आप जा सकते हो। तो अलग अलग वेरियस ऑप्शंस भी रहते हैं फिजिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट्स बने हैं, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में हमने बात किए थे। जैसे मान लो कभी कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे तो उसको मैनेज करने के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए अलग अलग टीम्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे आप जा सकते हो। बाकी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आज आप एज अ डायरेक्टर भी जा सकते हो, असिस्टेंट डायरेक्टर भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर भी ज्वाइन कर सकते हो। अब इनके अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, आप कौन से स्पोर्ट्स खेले हो, कौन से लेवल पे खेले हो, किस तरीके से खेले हो, इसमें भी सारी की सारी चीजें वो आपकी देखी जाएंगी। एंड आपको नॉलेज कितनी है उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की, या पूरे के पूरे मैनेजमेंट की आपको कितनी नॉलेज है, तो वो सारी चीजें देखी जाती है। एंड देन उसके बाद आपको जॉब ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करियर रहता है एज अ अब अगर आप फिजिकल एजुकेशन को सीरियस लेवल पे चीजों को लोगे, पढ़ोगे सही तरीके से, इसमें करियर आगे अगर परस्यू करना चाहते हो तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है अभी के टाइम पे। फिर अगर मैं मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं तो कॉम्पिटिशंस को ऑर्गेनाइज करना, स्पोर्ट्स बजट को प्रिपेयर करना, कोचेज एंड जो ऑफिशियल्स है यानी कि जो प्लेयर्स है उनको मैनेज करना, ट्रांसपोर्ट एकोमोडेशन ये सारी की सारी अरेंज करना, ये इनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन में अब देखो कई लोगों को, जैसे कोई ऑफिस है तो वहां पे भी एक कोच की जरूरत होती है, वो अपने एम्प्लॉयज के बेटरमेंट के लिए, तो वहीं पे एम्प्लॉय फिटनेस प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, तो वहां पे भी करियर ऑप्शंस रहते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, वहां पे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करवाने में आप लोग योगदान दे सकते हो। कॉर्पोरेट वेलनेस का काम आप लोग वहां पे कर सकते हो कि किस तरीके से आप अपने कॉर्पोरेट जो लेवल होता है ना, जो एनवायरमेंट है उसको और ज्यादा हेल्दी बना सकते हो। तो ये काफी ज्यादा करियर ऑप्शंस आप लोगों के पास रहते हैं। फिर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जिम में, स्टेडियम मैनेजमेंट में, हेल्थ क्लब्स में, स्विमिंग पूल्स में, या फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में, अलग अलग जगहों पे मैनेजमेंट लेवल पे भी स्पोर्ट्स के पर्सन, मतलब जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ा हुआ बच्चा है या फिजिकल एजुकेशन पढ़ा हुआ व्यक्ति है, वो जा सकता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, फैसिलिटीज को मेंटेन करना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, इक्विपमेंट को मैनेज करना, या फिर इवेंट्स को कोऑर्डिनेट करना। चीजें वही है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे चीजों को देख रहे हो तो आपके काम ही वही है कि टू स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करना, टीम्स को मैनेज करना, कोचेस को अरेंज करना, प्लेयर को जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो भी जरूरतें हैं उसको फुलफिल करना,
है ना, और जो भी अगर अंदर के मसले हैं उनको सॉर्ट करना। तो ये सारी की सारी चीजें आप एज अ मैनेजमेंट लेवल पे या फिर जब आप एज एन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जब चीजों पे जाओगे तो ये आपके काम रहेंगे, ये आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। बाकी एज अ प्लेयर आपका करियर, अब देखो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई स्पोर्ट्स खेलता है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो आपके दिमाग में सबसे ये चीजें थोड़ी ना आएगी कि मैं कल के दिन टीचर बनूंगा, ये थोड़ी ना आएगा मैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आए जाऊंगा। सबसे पहला तो आपका यही रहेगा ना कि मैं अपना एज अ प्लेयर करियर बनाऊं। एंड आज के टाइम पे भारत जैसे देश में हर स्पोर्ट्स की बहुत वैल्यू है, क्योंकि हम क्रिकेट में तो खैर है ही, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा वैल्यू है, अलग अलग नए नए टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। बट साथ के साथ बाकी स्पोर्ट्स में भी अब धीरे धीरे हमारा देश ध्यान देने लगा है। चाहे हम फुटबॉल की बात करें, हॉकी की बात करें, खो खो की बात करें, कबड्डी की बात करें, अलग अलग स्पोर्ट्स में भी हम लोगों का काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो आप कोई भी स्पोर्ट्स अगर खेल रहे हो तो सबसे पहला ऑप्शन आपका यही रहता है कि मैं एज अ प्लेयर अपना करियर देखूं। तो आपको स्कूल लेवल पे खेलना होता है, स्कूल के बाद आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हो, स्टेट लेवल पे जाते हो, नेशनल लेवल पे जाते हो, एंड उसके बाद आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल सकते हो। इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का मतलब है आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। फिर बेटा गवर्नमेंट जॉब्स थ्रू स्पोर्ट्स कोटा, एंड सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन ले सकते हो, डीयू जैसे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी महेंद्र सिंह धोनी वाली, है ना, तो उनको रेलवेज में जॉब मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्रिकेट में अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आपको रेलवे, एसएससी, इन जगहों में भी स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती। साथ के साथ स्कॉलरशिप एंड प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, है ना, उनकी अलग अलग स्कॉलरशिप रहती है। और जैसे जब आप स्कूल लेवल पे खेलोगे तो स्कॉलरशिप्स रहती है। अभी आपने उसका नाम सुना होगा, वैभव सूर्यवंशी, है ना, कितना अभी 14-15 साल का बच्चा है और इंटरनेशनल खेलने लग गया। तो अलग अलग स्कॉलरशिप्स उन लोगों को मिलती हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स उनके साथ जुड़ते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास एज अ प्लेयर रहती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी तक अगर हमने करियर की बात करी है तो हमने एज अ टीचर करियर की बात कर ली, हमने एज अ कोच करियर की बात कर ली, फिटनेस हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कोच आप कैसे बन सकते हो उसकी बात कर ली, एंड साथ के साथ हमने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे चीजों की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि जो स्पोर्ट्स ऑफिशियल है मीडिया करियर कैसे बना सकते हैं, कम्युनिकेशन एंड मीडिया करियर्स आप कैसे बना सकते हो। तो रेफरी आप बन सकते हो, अंपायर आप बन सकते हो, टाइम कीपर आप बन सकते हो, स्कोरर आप बन सकते हो, रिकॉर्डर आप बन सकते हो। मान लो आपका कहना यह है कि यार मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूं लेकिन मैं ऑब्जर्वेशंस में अच्छा हूं, मैं चीजों को देख सकता हूं, अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता हूं और सही तरीके से डिसीजन ले सकते हो, तो रेफरी बन जाओ, अंपायर बन जाओ, क्या दिक्कत है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आप जा सकते हो, जो मैच रिपोर्टिंग करते हैं, प्लेयर्स के इंटरव्यूज करते हैं, स्पोर्ट्स को एनालाइज करते हैं, है ना, या फिर अलग अलग ब्लॉग्स लिखते हैं। तो करियर अपॉर्चुनिटीज यहां पे भी है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मीडिया पर्सन हैं जो मैच की रिपोर्टिंग्स करते हैं और अच्छे खासे लेवल पे पॉपुलर है, अच्छा खासा पैसा उनको मिलता है। या फिर मैच की रिपोर्टिंग्स जो करते हैं कि किस तरीके का ग्राउंड है, क्या यहाँ पे चांसेस है, पिच का मुआयना करते हैं, या फिर साथ के साथ प्लेयर्स के जो इंटरव्यूज करते हैं, है ना। तो आपने शायद स्पोर्ट्स स्टार स्पोर्ट्स अगर आपने चैनल देखा होगा तो उस चैनल पे अलग अलग मतलब ऑफिशियल्स अलग हैं जो कि मैच के बारे में डिस्कशन करते हैं, प्लेयर का एनालिसिस करते हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आपकी क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट रहती है, आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स अगर आप कोई व्लॉग वगैरह लिखते हो, और एनालिटिकल थिंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। बुक राइटिंग में आप करियर बना सकते हो, है ना, किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, किसी प्लेयर की बायोग्राफी आप लिख सकते हो, रिसर्चर आप बन सकते हो। फिर उसके बाद बेटा स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, आपने अलग अलग चैनल्स पे ESPN हो गया या फिर स्टार स्पोर्ट्स हो गया, उनमें आप लोग देखते होंगे IPL के टाइम पे जो लड़कियों को दिखाते हैं, तुम जैसे ही लोग वो होते हैं, है ना, तो आप मैच की फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो, एक्शंस फोटोग्राफी कर सकते हो, स्पोर्ट्स मैगजीन्स में आप पब्लिश कर सकते हो या फिर न्यूज़पेपर्स में आप पब्लिश कर सकते हो अपनी फोटोज को। तो करियर ऑप्शंस काफी है, ऐसा नहीं है कि करियर ऑप्शंस ही नहीं है, ठीक है।
बाकी बुक पब्लिशिंग वगैरह के बारे में मैं बता चुका हूं। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में, टीवीज में, रेडियोज में आप कमेंट्री कर सकते हो, लाइव मैच की कवरेज कर सकते हो, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग कर सकते हो। और ये सब छोड़ो, मैंने तो आजकल ये भी देखा है कि लोगों के यूट्यूब चैनल हैं एंड मैच चल रहा है उसकी कमेंट्री कर रहे हैं, उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, है ना, और कैसी टीम होनी चाहिए एनालिसिस कर रहे हैं कि यार ये वाला प्लेयर तो इसके पिछले 10 मैचों में इतना वो है, खराब परफॉर्मेंस है, इस प्लेयर पे ध्यान देना चाहिए। तो आप अपना यूट्यूब चैनल खोल के भी अगर कुछ कर सकते हो, अगर आपको नॉलेज है उस स्पोर्ट्स की, तो ही आप ये चीजें कर सकते हो। और नॉलेज के लिए आपको इस सब्जेक्ट को सीरियसली लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में है क्या। मान लो आप सोचते हो कि यार मेरे को तो क्रिकेट के बारे में सब कुछ पता है, बट सब कुछ पता नहीं होता। हम देखते हैं, हमें खेलना आता है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता मिड ऑन कहां होता है, मिड ऑफ कहां होता है ना, एक बॉलर कितने ओवर्स डाल सकता है। तो ये सारी की सारी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तब जाके ही आप इन सभी चीजों में अपना करियर बना सकते हो। तो यार अगर मैं बात करूं मार्केटिंग करियर में, तो मार्केटिंग में क्या क्या आपको एज अ करियर ऑप्शंस मिलते हैं। देखो, स्पोर्ट्स मार्केटिंग मैनेजर आप बन सकते हो, साथ के साथ सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए आप जा सकते हो, ब्रांड मैनेजमेंट के लिए आप जा सकते हो। सो बेसिकली मार्केटिंग में काम क्या रहता है कि जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी टूर्नामेंट हो रहा है या फिर जो भी इवेंट हो रहा है, उसकी मार्केटिंग किस तरीके से होनी चाहिए, उसकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, कितने सेल्स पर्सन चाहिए, कितने लोगों की आपको जरूरत है, और किस तरीके से वो सारी की सारी चीजें चलेंगी, ये सारा का सारा इनका काम होता है। साथ के साथ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी आप लोगों के पास एक अच्छा करियर ऑप्शन होता है, जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग। आपने देखा होगा बड़े बड़े लेवल पे जो बैट बनते हैं, फुटबॉल बनते हैं, है ना, जो बेसिकली स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो वहां पे भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी काफी अच्छा खासा आपको करियर ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको एक अच्छी खासी नॉलेज है पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स एपरल और स्पोर्ट्स फुटवेयर, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, तो क्योंकि अब देखो जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है वो बनती भी तो है ना कहीं, जो नए नए बैट आ रहे हैं, जो नए नए स्पोर्ट्स वेयरेबल गियर्स आ रहे हैं, वो बनते भी तो है कहीं। तो अगर आपको नॉलेज है चीजों की, तो आप उस इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। ठीक है जी। तो ये सारा का सारा करियर ऑप्शंस थे, करियर अपॉर्चुनिटीज थी, अगर आप एज अ फिजिकल एजुकेशन को आगे कंटिन्यू करते हो, बीएड करते हो, इसमें डिप्लोमा करते हो, बैचलर्स करते हो या मास्टर्स करते हो फिजिकल एजुकेशन में, तो ये आपके करियर ऑप्शंस थे। अगर इन शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूं, कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन क्या है, फिजिकल एजुकेशन ऑफर्स डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज। careers are available in teaching, coaching, health, fitness, administration, media, marketing and sports industry। तो इन सभी जगहों पे आपके पास वेरियस करियर ऑप्शंस रहते हैं एज अ फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट, या फिर जब आप इस सब्जेक्ट में आगे परसू करते हो। तो फिजिकल एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू टीचिंग, इट ऑफर्स नंबरस अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इंडस्ट्री। ये सिर्फ फिजिकल एजुकेशन सिर्फ टीचिंग तक आप वो नहीं है, लिमिटेड नहीं है या फिर स्ट्रिक्ट नहीं है, टीचिंग तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं है, आपके पास और भी बहुत सारी इमर्जिंग करियर ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं इस इंडस्ट्री में। क्लियर इतनी बात? तो ये तो था बेटा आप लोगों के पास कि क्या क्या करियर ऑप्शंस आप लोगों के पास रहते हैं फिजिकल एजुकेशन जब आप एज अ सब्जेक्ट आगे कंटिन्यू करते हो। तो अब बात करते हैं दो ऐसे मूवमेंट या फिर दो ऐसी चीजों के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है बेटा खेलो इंडिया प्रोग्राम। डिटेल में समझेंगे कि क्या है खेलो इंडिया प्रोग्राम, कैसे लॉन्च हुआ, क्या इसका पर्पस है, क्या इसके बेनिफिट्स है, सारी की सारी चीजों को देखो। अगर मैं खेलो इंडिया प्रोग्राम की बात करूं तो सबसे पहले इसके बारे में समझो कि है क्या। इसको 2017-18 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इसको 2017-18 में लॉन्च किया था। इसका एम क्या है? टू प्रमोट स्पोर्ट्स कल्चर एंड आइडेंटिफाई यंग टैलेंट्स। स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करना और यंग टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना। अब बेसिकली जो हमारे देश में स्पोर्ट्स कल्चर है, अभी तक वो सिर्फ अर्बन एरियाज में था, मतलब आप देखते हो बड़ी बड़ी सिटीज में था, गांव से लोग निकलकर नहीं आ पा रहे थे, जबकि गांव में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा टैलेंट है। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जो यूथ हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, उन तक पहुंचने के लिए ये खेलो इंडिया प्रोग्राम रन कराया गया था, जिसका बेसिकली एम ये था कि स्पोर्ट्स कल्चर हमारे देश में बढ़े एंड यूथ टैलेंट को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। गांव गांव जाकर नए नए यूथ या फिर टैलेंटेड पोटेंशियल कैलिबर यूथ को लाया गया ताकि वो नेशनल इंटरनेशनल के लिए प्रिपेयर कर सके।
उसके बाद इसका मेजर फोकस था ग्रास रूट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। अब ग्रास रूट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का मतलब ही यह है कि रूरल एरियाज में जाके उन यंग टैलेंट्स को फाइंड आउट करना जो कि कैलिबर वाले हैं, जिनमें पोटेंशियल है, लेकिन फैसिलिटीज की वजह से वो अपना आगे चीजों में कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं या फिर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो ये बेसिकली खेलो इंडिया प्रोग्राम का मेन मोटिव था, मेन एम था। अब अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो डेवलप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने बहुत सारे मतलब इस प्रोग्राम के तहत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। एनकरेज यूथ पार्टिसिपेंट्स, यूथ को पार्टिसिपेट करने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए अवेयर कराया गया ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में या फिर फिटनेस एक्टिविटीज में। आइडेंटिफाई द एंड नेचर टैलेंटेड एंड एथलीट्स, अगेन रूरल एरियाज में जा जाके जो टैलेंटेड एथलीट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको प्रिपेयर करवाया गया नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खिलाने के लिए। उसके बाद मेक इंडिया अ लीडिंग स्पोर्टिंग नेशन। और बेसिकली इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि हम इंडिया को एक स्पोर्टिंग नेशन बना सके। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा जो देश है, हमारा देश सिर्फ एक दो गेम्स में ही, आप देखोगे गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो गेम्स में क्या चलता है? सिर्फ क्रिकेट चलता है। लेकिन बाकी की एक्टिविटीज में, बाकी के गेम्स में भी हमारा देश अच्छे से परफॉर्म कर सके, अच्छी जगहों पे जा सके, अच्छे लोग उससे जुड़ सके। तो बेसिकली ये पर्पस था खेलो इंडिया प्रोग्राम का, ताकि हमारे देश का जो यूथ है उसको, या फिर रूरल एरियाज में जो यूथ है उनको तैयार कराया जा सके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खिलाने के लिए। क्लियर इतनी बात? ठीक है। फिर अगर मैं इस खेलो इंडिया प्रोग्राम के मेजर कंपोनेंट्स की बात करूं तो प्ले फील्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए गए, एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाए गए, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन। सो बेसिकली ये क्या है, इसके मेजर कंपोनेंट्स है कि खेलो इंडिया के तहत क्या क्या चीजें हुई। खेलो इंडिया के तहत प्ले फील्ड को डेवलप किया गया, मतलब जो खेलने की जगह है उनको अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से बनवाया गया। कोचिंग डेवलपमेंट की कम्युनिटी बनवाई गई, स्टेट लेवल पर खेलो इंडिया के सेंटर्स बनाए गए, एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स करवाए गए, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट जैसी एक्टिविटीज करवाई गई, जो गांव-गांव जाकर या फिर ऐसे एरियाज में जाकर अपने कैंप लगाते थे जहां से यूथ को इकट्ठा करके लाया जाता था, टैलेंटेड यूथ को। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा अपग्रेड करवाया गया। ठीक है। सो खेलो इंडिया का जो एम था वो था टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स इकोसिस्टम फ्रॉम द ग्रास रूट्स लेवल। अब आपसे ये पूछ लेता है कि खेलो इंडिया का एम क्या था? तो बेसिकली इसका एम ये था कि ग्रास रूट लेवल पर, इंडिया के ग्रास रूट लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाया जा सके। क्लियर? ये खेलो इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन एम था। फिर अगर मैं बात करूं इसके और कंपोनेंट्स की, सपोर्ट टू नेशनल स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमिक्स, फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, विमेन को काफी ज्यादा एनकरेज किया गया इस प्रोग्राम के तहत ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके। स्पोर्ट्स फॉर दिव्यांग पर्सन, जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको भी प्रिपेयर किया गया, उनको सपोर्ट दिया गया ताकि वो, अब देखो ओलंपिक्स जैसे पैरालंपिक्स गेम्स, जैसे ओलंपिक होते हैं वैसे ही पैरा ओलंपिक्स होते हैं, तो वहां पे जाके इंटरनेशनल लेवल पर जाके ऐसे लोग भी पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है। स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ रूरल एंड ट्राइबल गेम्स। ठीक है। तो बेसिकली रूरल गेम्स जैसे जो गांव में कबड्डी और खो खो, ऐसे गेम्स जो होते हैं इनको भी प्रमोट किया गया जो हमारे एक्चुअल में इंडिया के गेम है। क्लियर? सो बेसिकली खेलो इंडिया का ये मेन ऑब्जेक्टिव था कि ग्रास रूट लेवल पर इसको, हमारी जो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है उसको और बेहतर बनाया जा सके और वहां से यंग नए टैलेंटेड लोगों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खिलाने के लिए प्रिपेयर करवाया जाए। ठीक है। तो ये था खेलो इंडिया प्रोग्राम। फिर उसके बाद आता है दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट। अब फिट इंडिया मूवमेंट क्या है उसके बारे में देखो। ये लॉन्च हुआ था 29 अगस्त 2019 को। उसके बाद किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी द्वारा। एंड कहां पे ये लॉन्च किया गया था? इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में। ठीक है। तो बेसिकली फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या इनमें डिफरेंस है उसके बारे में बताते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो फिटनेस को प्रमोट करता है और खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो रूरल एरिया, ग्रास रूट लेवल पर हमारे
हमारे देश को स्पोर्टिंग नेशन बनाने का काम करता है, यानी कि ग्रास रूट लेवल पर यंग टैलेंटेड लोगों को ढूंढकर प्रिपेयर करवाया जाता है नेशनल इंटरनेशनल गेम्स को खिलवाने के लिए। लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट का काम क्या है? फिट इंडिया मूवमेंट के तहत लोगों की फिटनेस लाइफस्टाइल पर ज्यादा महत्व दिया गया। अब इसका एम क्या था? टू प्रमोट डेली फिजिकल एक्टिविटीज, लोग ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करें, बिल्ट अ फिट एंड हेल्दी इंडिया, इंडिया को और ज्यादा हेल्दी और फिट बनाया जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे देश में ओबेसिटी, मोटापा बहुत ज्यादा हो गया है, या फिर जो बच्चे हैं आजकल की जो यंग जनरेशन है वो जिम जाते हैं 3-4 महीने में, उनको एक ऐसी फिजिक चाहिए कि बस मतलब जो दिखने में काफी ज्यादा हो, और वो स्टीरॉइड्स वगैरह लेने लग जाते। तो ऐसी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया। इसके तहत बेसिकली इसका मेन एम क्या था? डेली फिजिकल एक्टिविटीज को प्रमोट करना, लोग ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करें, डेली फिजिकल एक्टिविटीज करें, अब चाहे वो योगा हो, एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो। साथ के साथ एक हेल्दी इंडिया को बनाने का इसका मेन एम रहा है, और एनकरेज एन एक्टिव लाइफस्टाइल, ताकि लोगों की जो लाइफस्टाइल हो काफी एक्टिव रहे, चलती फिरती लाइफस्टाइल रहे। ये नहीं कि कहीं भी जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, स्कूटी में बैठ के जा रहे हैं, चलता फिरता लाइफस्टाइल उनका रहे। तो बेसिकली ये एम था फिट इंडिया का, ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट का। अब इसका टारगेट क्या था? लगभग हर प्रकार के एज ग्रुप के लोगों को इसमें टारगेट किया गया था। फिट इंडिया एनकरेजेस फिटनेस एज अ डेली हैबिट फॉर इंडिया एवरी सिटीजन। फिट इंडिया क्या करता है? फिट इंडिया एनकरेज करता है भारत के हर एक नागरिक को कि फिटनेस को डेली हैबिट में लाया जा सके। फिट इंडिया मूवमेंट का काम क्या है? भारत के हर एक नागरिक को जागरूक किया जाए कि वो अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दे सके, ठीक है, और डेली डेली कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करता रहे। सो बेसिकली ये मोटिव था फिट इंडिया प्रोग्राम का, ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट का। फिर उसके बाद बेटा इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। प्रमोट, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रमोट फिटनेस एज इजी, फन एंड फ्री। फिटनेस को प्रमोट करना आसान तरीके से, फ्री तरीके से, फन तरीके से फिटनेस को प्रमोट करना। एनकरेज इंडिजिनियस स्पोर्ट्स, हमारे देश के जो स्पोर्ट्स है जैसे खो खो हो गया, कबड्डी हो गए, ऐसे स्पोर्ट्स को एनकरेज करना। स्प्रेड फिटनेस अवेयरनेस, फिटनेस अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, उसकी अवेयरनेस जनरेट करना। मेक फिटनेस एक्सेसिबल टू ऑल, फिटनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी अफोर्डेबिलिटी करवाना, और हर एक इंसान तक इसकी एक्सेसिबिलिटी को पहुंचाना। सो ये बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव है। मोटिवेट सिटीजंस थ्रू फिटनेस कैंपेन। अब जैसे कई लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं तो वो क्या होता है? बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हर एक इंसान को मोटिवेट करना फिटनेस कैंपेन्स के थ्रू। अलग अलग जगहों पे फिटनेस के कैंपेन लगते हैं फिट इंडिया मूवमेंट के तहत, जिसमें लोगों को एनकरेज किया जाता है फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, उनको मोटिवेट किया जाता है फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, ताकि उनका बेटर लाइफस्टाइल हो सके। क्लियर इतनी बात? अब इसमें कुछ फिटनेस प्लेजेस होते हैं। क्या? कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, फैमिली और नेबर्स को भी इंस्पायर करना है, और फिट इंडिया की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन देना है। क्लियर इतनी बात? ठीक है। फिर अगर ये तो वही ऑब्जेक्टिव्स है आई गेस, हाँ ये वही ऑब्जेक्टिव्स है फिट इंडिया के जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है? बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ऑब्वियसली अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे, डेली अगर आप अपनी हैबिट में इन सभी चीजों को लेकर आओगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही बेटर होगी। आपका लाइफस्टाइल जो डिजीज है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। अब इसीलिए कहते हैं ना योगा करो, क्यों? ताकि आपकी जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो रखी है, आप बर्गर, मोमोज, ये जो पेल के खा रहे हो, इन सभी को जितना अवॉइड कर सकते हो भाई अवॉइड करो। एक प्रॉपर डाइट लो, एक बेहतर डाइट लो, न्यूट्रिशन रिच डाइट लो, साथ के साथ फिजिकल एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा महत्व दो, तवज्जो दो। जितना खेल, आजकल के बच्चे क्या है, वीडियो गेम्स खेलते हैं, टीवी में बैठ के गेम्स खेलते हैं, लेकिन आप अगर कहते हैं ना कि पहले के जमाने के लोग जो थे वो बहुत फिट थे, क्यों? क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल पैदल जा रहे हैं। लेकिन आज हम अगर 100 मीटर भी जा रहे हैं तो स्कूटी लेके जा रहे हैं। तो बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल जो डिजीजेस हैं उनको रिड्यूस कराया गया, मतलब होता है, इसके बेनिफिट्स में आता है। फिर इट इंप्रूव्स स्टेमिना एंड लॉन्गेविटी। तो आपका स्टेमिना इंप्रूव होगा डेफिनेटली, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बोन्स की, मसल्स की, और आपकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करेगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, और आपकी ओवरऑल फिटनेस को इंप्रूव करेगा। अब यहां पे एक लाइन लिखी गई है, खेलो इंडिया डेवलप्स स्पोर्ट्स टैलेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर,
while Fit India promote healthy and active lifestyle for every Indian. खेलो इंडिया का जो मेन मोटिव था वो ये था कि स्पोर्ट्स टैलेंट को और इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पोर्ट्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको और बेहतर बनाया जा सके और ग्रास रूट लेवल पर इसको बेहतरीन तरीके से यंग टैलेंट्स को फाइंड आउट किया जाए। लेकिन फिट इंडिया का जो मोटिव है, एम है, वो है एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल हो एवरी इंडियन सिटीजन की। ठीक है, तो खेलो इंडिया एक अलग कॉन्सेप्ट है। खेलो इंडिया प्रोग्राम में जो है वो स्पोर्ट्स टैलेंट को प्रमोट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया गया, यंग टैलेंट्स को रूरल एरिया से, ग्रास रूट लेवल से फाइंड आउट करने की कोशिश करी गई। वहीं फिट इंडिया का एम ये है कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं, जो हमारे देश के लोग हैं जिनकी लाइफस्टाइल खराब हो चुकी है, उनकी लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाया जा सके फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू। क्लियर? चल, फिर उसके बाद बेटा आपके पास कुछ नहीं है। अगर मैं फिट इंडिया के लोगों की बात करूं तो देखो यहां पे 4 लायंस रहते हैं, जिसका जो किसके सिंबल है, पावर एंड करेज के। फिर एक अशोक चक्र होगा जो प्रोग्रेस का सिंबल है। एक बुल होगा जो कि हार्ड वर्क का सिंबल है, और हॉर्स जो कि स्पोर्ट्स, एक हॉर्स है जो कि स्पीड और एनर्जी का सिंबल है। क्लियर इतनी बात? फिर इसके पॉपुलर स्लोगन क्या है? फिट इंडिया, हिट इंडिया, हेल्दी पीपल, हेल्दी नेशन, फिटनेस इज अ वे ऑफ लाइफ। क्लियर? तो ये इसके पॉपुलर स्लोगन्स हैं, ये इसके पॉपुलर वो है, ये इसके लोगोज हैं। ठीक, बाकी इसके बारे में तो अपन डिस्कस कर ही चुके थे। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। फिजिकल एजुकेशन का क्लास 11 का ये पहला चैप्टर था, जिसमें ध्यान से समझना हमने क्या क्या चीजें कवर करी हैं, और फिर उसके बाद एंड करते हैं इसको। सबसे पहले हमने फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझा कि फिजिकल एजुकेशन होता क्या है। जो एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो हमारी फिजिकल और मेंटल, इमोशनल, सोशल लाइफस्टाइल को इंप्रूव करता है। फिर बेटा इसका एम हमने पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके एम क्या है, लोगों को फिट करना, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिर हमने पढ़ा कि क्या क्या ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं स्पोर्ट्स में, नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, वीआर के इस्तेमाल से फैंस के लिए ज्यादा बेहतर हो रही है चीजें, है ना, और ज्यादा फेयर कंपटीशन करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है एक फेयर गेम प्ले के लिए। फिर उसके बाद बेटा करियर अपॉर्चुनिटीज में हमने देखा कि टीचिंग और कोचिंग की करियर के अलावा और भी बहुत सारे इमर्जिंग करियर है, चाहे वो मार्केटिंग का हो, फोटोग्राफी का हो, या फिर आप किसी न्यूज रिपोर्टर बन सकते हो। बहुत सारे करियर ऑप्शंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया और एंड में हमने 2 प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस किया, एक खेलो इंडिया और एक फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो इनके जो की पॉइंट्स है वो आप लोग ध्यान रखना, की पॉइंट्स को अच्छे से देखो। ये जो नोट्स है ना, आप इनको डाउनलोड कर लेना, है ना, इसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डाउनलोड कर देना। आप अपनी बुक से तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, वहां से आप अगर नोट्स बना सकते हो तो बना लेना। बाकी मैंने उसको समराइज वे में यहाँ पे इन नोट्स को समराइज वे में रखा हुआ है और मेन पॉइंट्स बस आपको रखना है। आपको जैसे डेट याद रखनी है, खेलो इंडिया किसने लॉन्च किया था, फिट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, तो ये छोटी छोटी डेट्स आपको याद रखनी है बस। बाकी आप अपनी लैंग्वेज में इन आंसर्स को फ्रेम आउट कर सकते हो। ठीक है, सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन एंड जल्दी मिलेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।